जय हिंद दोस्तों। अब तक हम लोग जो है भारतीय संविधान को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से आपका शुरू हो रहा है भारतीय पॉलिटी, यानी इंडियन पॉलिटी जो है वह शुरू करने जा रहे हैं हम। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो है जो रूल्स है उस रूल्स के अनुसार भारत में जो शासन सत्ता चलाने वाले लोग होते हैं उनकी चर्चा की जाती है। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी में, तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए। हम लोगों को पढ़ना है संसद के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका, इसके बाद पढ़ेंगे विधानमंडल, और इसके बाद आपका जो होगा वो होगा स्थानीय स्वशासन। यानी इन सभी चीजों को हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। कहां से, तो हम लोग शुरू करेंगे संसद से। हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, संसद पढ़ना है। आप हेडिंग डाल लीजिए संसद। संसद जो है ना, संसद और सांसद इसमें अंतर होता है। संसद जो है ये तीन से मिलकर बना है। किस किस से, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इस तीनों को सम्मिलित रूप में हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। लेकिन आपने सुना होगा सांसद, तो सांसद जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसद कहा जाता है। यानी लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको इंडिविजुअली हम लोग सांसद कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा आपके क्षेत्र के कोई ना कोई सांसद होंगे। जैसे हमारे क्षेत्र के सांसद संजय जायसवाल है, ठीक है, तो संजय जायसवाल सांसद हैं। लेकिन संसद की बात जब कही जाएगी तो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको सम्मिलित रूप में हम लोग जो है संसद कहेंगे। हम लोग जो सबसे पहला हेडिंग आपको डालना है वो डालना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही आप जो है सो लिखते चले जाइए, आपका बेहतर नोट्स जो है कवर हो जाएगा, नोट्स रेडी हो जाएगा। हम लोग का पहला टॉपिक क्या होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। अगर आपने भारतीय संविधान को पढ़ा है तो संविधान में मैं जब आर्टिकल पढ़ा रहा था उस समय मैंने इस बारे में खूब अच्छे से चर्चा किया था कि राष्ट्रपति जो होता है उसको कौन कौन से अधिकार किस किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। अभी मैं लिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूं। राष्ट्रपति की बात की जाए तो आर्टिकल 52 जो है इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। यानी राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, इसकी जानकारी हमको आर्टिकल 52 से मिलती है कि 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 जो है यह क्या कहता है, तो आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होंगे। यानी भारत में जो भी काम होगा सरकारी वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सवाल आपका आ जाए कि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख किसको कहते हैं, तो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख की बात जब भी होगी तो वो हो जाएंगे आपके कौन, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति जो होंगे इसके निर्वाचन के बारे में, कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन कैसे होगा इस बारे में बताता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद से अगर हटाना हो तो क्या करेंगे, तो जब भी पद से हटाना होगा तो उनको उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। किस परिस्थिति में, अगर उन्होंने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर दिया है तो उस परिस्थिति में, पागल हो गए हैं, दिवालिया घोषित हो गए हैं, उस परिस्थिति में। आर्टिकल 72 जो है यह कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होगी। यानी किसी व्यक्ति को न्यायपालिका ने किसी प्रकार का सजा दे दिया है तो उस सजा को कम करने का अधिकार, उस सजा को माफ करने का अधिकार, इवन अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है उसको भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति जो होंगे वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ एक बैठक में बुला सकते हैं। कब कब बुलाएंगे, तो सामान्य तौर पे राष्ट्रपति जो हैं 3 परिस्थितियों में, जैसे किसी भी साल का जब पहला अधिवेशन होगा तो उस अधिवेशन को राष्ट्रपति संयुक्त रूप से बुलाते हैं, उनको संबोधित करते हैं। दूसरा, जब एक लोकसभा खत्म हुई है और नई लोकसभा आई है तो नई लोकसभा का जो पहला बैठक होगा वो भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के रूप में बुलाएंगे। और अगर किसी विधेयक पर कोई ऐसा बिल है जिस पर एक ने पास किया है दूसरा पास ना करे तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति जो होंगे उनको अध्यादेश द्वारा कानून बनाने का अधिकार होगा।
सामान्य तौर पर राष्ट्रपति जो होते हैं, जो कानून बनता है वह अधिवेशनों के दौरान बनता है, लेकिन अधिवेशन खत्म हो चुका हो और कोई नियम बनाना काफी जरूरी हो तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को संविधान के किसी नियमों का या किसी कानून का की जानकारी चाहिए तो वो किससे जानकारी लेंगे, तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक नियमों या कानूनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय इनको जानकारी दे सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो जानकारी राष्ट्रपति को दिया है उसको ये माने ही, यह डिपेंड करता है उनके स्वविवेक के ऊपर, वो माने या ना माने। ठीक है, यानी ये सारी बातें हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। अब राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में हम लोग कार्य प्रणाली के बारे में यहां पर स्टडी करेंगे। हम बात करें राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए ना, सबसे बड़ी बात यही आती है, क्योंकि आप जब जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी योग्यता देखी जाती है, तो इनमें भी योग्यता देखी जाएगी। तो कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कि भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो, भारत का नागरिक। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह राष्ट्रपति बनने के लायक है, यानी आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। अब नागरिक क्या होता है, तो याद रखिएगा, नागरिकता के लिए मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर, एक बहुत ही जबरदस्त टाइप का वीडियो मैंने बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक रहता है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर नागरिकता को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि 35 वर्ष की आयु को, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, आयु को पूरा कर चुका हो। ठीक है, यानी भारत का नागरिक होना ही केवल कंपलसरी नहीं है, दोनों चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा भी कंडीशन इनके साथ है कि लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, का सदस्य बनने की योग्यता उनमें यहां होनी चाहिए। चौथा कंडीशन है कि कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 50 सदस्यों द्वारा समर्थित हो। ठीक है, 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 50 सदस्यों द्वारा समर्थित हो, तब वो राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकते हैं, यानी कि उनको राष्ट्रपति बनने की योग्यता उनके अंदर आ जाती है। अब ये अनुमोदित और समर्थित क्या है, आप सुनते होंगे या देखते होंगे अपने गांव में, जब कोई व्यक्ति नॉमिनेशन करने जाता है तो उसके साथ 2 लोग जाते हैं, 2 लोग की जरूरत होती है, हालांकि जाता पूरा गांव है क्योंकि नॉमिनेशन के बाद मिठाई बंटने वाला है। ठीक है, 2 लोग एक्स्ट्रा होते हैं जो सिग्नेचर करते हैं, एक अनुमोदक होता है, दूसरा समर्थक होता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से पहले ही कम से कम 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो उस राष्ट्रपति को अपना वोट देने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो इसी को अनुमोदक और समर्थक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 50 अनुमोदक और 50 समर्थक हैं तो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अपना नॉमिनेशन कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। क्लियर है, तो योग्यता आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब अगर हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के अंदर आपने देखा है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो हैं इनके पास 7 प्रकार की शक्ति होती है। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की। राष्ट्रपति के पास जो है वो 7 प्रकार की शक्ति होती है। ये 7 प्रकार की शक्ति कौन कौन सी है, तो देख लीजिए। कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायी, तीसरा है वित्तीय, चौथा है राजनयिक, पांचवा है सैन्य, इसको नंबर में कहीं भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। छठा है आपातकालीन और 7वां है वित्तीय। सॉरी, वित्तीय तो हो चुका है। सातवां क्या है, न्यायिक। ठीक है, अब ये 7 प्रकार की शक्तियां क्या क्या है। कार्यपालिका शक्ति, हमने पीछे चर्चा किया कि जो भी काम होगा वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा, दैट इज कार्यपालिका शक्ति। विधायी शक्ति, राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 123। यही जो है विधायिका क्या करती है, विधायिका का काम ही है कानून बनाना। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 का प्रयोग करके
अध्यादेश द्वारा कानून बना सकते हैं, यानी उनके पास विधायी शक्ति है। वित्तीय शक्ति, आपने सुना होगा कि धन विधेयक जो है वह जब भी पास होगा तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात ही पास होगा, वित्तीय शक्ति है उनके पास। राजनयिक शक्ति, भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त करने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है, वह राष्ट्रपति के पास होता है। सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि सैन्य शक्ति है। आपातकालीन अधिकार, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास ही है, तो आपातकालीन अधिकार हो गया। राजनयिक अधिकार यानी भारत के जो न्यायिक अधिकार, यानी भारत राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को के सजा को कम या अधिक करने का अधिकार रखते हैं, तो क्या है, ये न्यायिक अधिकार भी है राष्ट्रपति के पास। तो ये 7 प्रकार के अधिकार राष्ट्रपति को, 7 प्रकार की शक्तियां जो है वह राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो का अधिकार भी दिया गया है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। वैसे वीटो 4 प्रकार का होता है, लेकिन चौथे प्रकार का वीटो जो है वह भारत के लोगों को प्राप्त नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, अमेरिका को प्राप्त है। इसलिए भारत में 3 प्रकार के वीटो की बात होती है। कौन कौन सा 3 प्रकार के वीटो हैं, आपको निरपेक्ष वीटो, यानी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है आपका निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो। और तीसरा है आपका पॉकेट वीटो, जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार के वीटो का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। वीटो क्या होता है, वीटो का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन लेने और करने का अधिकार, इसको वीटो का अधिकार कहा जाता है। सामान्य तौर पर भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन राष्ट्रपति देश के सबसे प्रथम नागरिक हैं, तो भैया जब सारा काम मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करेंगे तो फिर राष्ट्रपति के हाथ में क्या रहा, तो राष्ट्रपति के हाथ में वीटो का अधिकार रहा, निरपेक्ष, निलंबनकारी और जेबी। अब ये क्या है, तो निरपेक्ष वीटो जो होता है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक लाया जाता है, जैसे लोकसभा ने कोई बिल पास किया, उसको राज्यसभा ने भी पास कर दिया, उसके बाद आएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति अपनी अनुमति देंगे, वह जो बिल होगा वह क्या हो जाएगा, वह कानून बन जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया है और पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपने विचार को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि उस पर अपना सिग्नेचर कर दिया कि भैया ये आप जो है सो ले जाइए, बिल पास हो गया, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपने विचार को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, निरपेक्ष वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को, अगर लगे कि यह विधेयक पास होने लायक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसमें इसको ठीक करने की जरूरत है, तो उसको राष्ट्रपति जो है लौटा सकते हैं। किसके पास, उसको लौटा सकते हैं, वो किसके पास, तो फिर से जो है आपको लोकसभा राज्यसभा के पास, कि इसको पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी सीधा समझिए कि निलंबनकारी अधिकार के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर किसी विधेयक पर पुनः विचार हो गया है और वह विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और मान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा ने उसमें कोई संशोधन नहीं किया, ज्यों का त्यों है, तो अब राष्ट्रपति उस पर निलंबनकारी वीटो के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। यानी कोई विधेयक अगर लगे राष्ट्रपति को कि यह सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो और जेबी वीटो। एक बार ऐसा हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह, कौन, ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे, यह बात है 1986 की, तो एक डाक विधेयक आया था, पोस्ट ऑफिस विधेयक, जिसमें पोस्ट ऑफिस के निजीकरण की बात कही गई थी, और उसी विधेयक को राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट में रख लिया था। किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने। यानी आपसे अगर सवाल है कि किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और आज के समय में भी जो पोस्ट ऑफिस है वह सरकारी है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। क्लियर है, तो ये राष्ट्रपति के 3 प्रकार के वीटो के अधिकार आपको हो गए। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार भी है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला आपने देखा होगा पीछे आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन,
और तीसरा जो है वह है वित्तीय आपातकाल। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल के अंतर्गत, इसलिए इसकी मैं चर्चा यहां पे नहीं करने वाला हूं। आपको देखना है इसको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिए। तो ये सारे आपातकाल जो है, ये 3 प्रकार के आपातकाल जो है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। कब लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में मैंने पीछे चर्चा कर रखा है। क्लियर है? तो ये राष्ट्रपति के 3 प्रकार की शक्तियां हो गई। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के किसकी, निर्वाचन की बात। आखिर में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, आर्टिकल 54 अभी पीछे चर्चा किया था हमने। तो कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, आपने योग्यता तो देख लिया है। अब इनका निर्वाचन जो होगा वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि वैसा निर्वाचन जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। आम जनता यानी वयस्क जनता, जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है और वह भारत का नागरिक है, वह सभी के सभी भाग नहीं लेते हैं। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, और तीसरा, सभी राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यानी जिन राज्यों में भी विधानसभा है, उन विधानसभाओं के, वो चाहे कि अनुशासित राज्य हो या फिर नॉर्मल राज्य हो, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि ये सभी लोग भाग लेते हैं। इस चुनाव को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इस कैटेगरी में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान अगर किसी राष्ट्रपति को, जो पराजित हो गए हैं, उनको लगता है कोई गड़बड़ी हुई है, तो वो शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। ठीक है? अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं, इससे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने का जो अधिकार होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के लोग नहीं करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। शपथ ग्रहण करवाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायाधीश का होता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायाधीश के सम्मुख राष्ट्रपति जो है अपने पद गोपनीयता की शपथ जो है ग्रहण करते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति अगर को पद से हटाना हो, तो पीछे आपने देखा कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उन पर क्या लगेगा, महाभियोग। महाभियोग लगेगा। अब सवाल उठता है कौन लगाएगा, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक सदन 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है तथा दूसरा सदन 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देती है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है? मैंने क्या बोला, लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक सदन, राज्यसभा ने महाभियोग लगाया और लोकसभा ने पुष्टि कर दिया, लोकसभा ने महाभियोग लगाया और राज्यसभा ने पुष्टि कर दिया, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले उनको इस बात की जानकारी, इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आप पर महाभियोग लगने वाला है। क्लियर है? राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की पुष्टि हो जाती है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र, तो याद रखिएगा, ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और उपराष्ट्रपति पद पर ही ना हो, यानी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है? यानी राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। लेकिन भारत में कंडीशन है कि राष्ट्रपति का पद जो है वह 24 घंटा के अंदर भर लेना होगा।
लेकिन अब 24 घंटा के अंदर चुनाव पर तो पॉसिबल है नहीं, वो तो 6 महीना का कंडीशन दिया जाता है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद ग्रहण कराया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। लेकिन अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मैंने बोला कि उपराष्ट्रपति पद पर हो ही ना, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में त्यागपत्र वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह राष्ट्रपति बनेगा, ना कि लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है? लेकिन इन दोनों अगर बनते हैं तो इन दोनों का कार्यकाल मात्र 6 महीने का होगा, क्योंकि 6 महीने के भीतर पुनः जो है नया चुनाव करा करके नए राष्ट्रपति को क्या करना है? सिलेक्ट करना है, चुन लेना है। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम बात करें किसकी? भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों की, तो एक बड़ा ही शानदार सा ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है भारत के राष्ट्रपतियों का। क्या है ट्रिक? तो ट्रिक यह है कि राजू की राधा, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति भारत के हुए हैं उन सभी का नाम एक ही में आ जाएगा। ट्रिक है आपका, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में तब रामाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव के कोविंद की मुर्मू। ठीक है, ये आपका जो है राष्ट्रपतियों का ट्रिक हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया ये राष्ट्रपति का ट्रिक आपको याद कैसे होगा? तो आसानी से याद हो जाएगा, हनुमान चालीसा की तरह रखिए। अब इसमें कौन कौन से राष्ट्रपति है, तो जिनके नीचे मैं अंडरलाइन करूंगा उन्हीं से एक नाम निकल के सामने आएगा, और उसी नाम के व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। रामाशंकर में 2 आदमी हैं, रामा और शंकर, नारायण, कलम, प्रतिभा, प्रणव, कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं हम किसकी? राजू की। राजू से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। ट्रिक लिखिए, इसके बाद इनका नाम लिखिए और इसमें डैश दीजिए। इनके बारे में कुछ स्पेशल बात है वो मैं लिखाते चलूंगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका संबंध बिहार से रहा है। बिहार के छपरा में जीरादेई है, जीरादेई में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद है राधा, राधा से राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, इनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की क्या खास बात है? ये लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में 1962 से मनाते हैं। अगला है जाकर, जाकर से जाकिर हुसैन। क्या है? जाकिर हुसैन। ध्यान रखिएगा, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मिटा देते हैं इसको हम। इसी में अगला है आपका गिरी, वीवी गिरी। वीवी गिरी यानी वराह गिरी, वेंकट गिरी, वी गिरी, वराह गिरी, वेंकट गिरी। वीवी गिरी की क्या खास बात है? तो भैया वीवी गिरी जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं और साथ में आपका पूर्ण कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी वीवी गिरी आपको रहे हैं। पूरा नाम इनका है वराह गिरी वेंकट गिरी।
क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी हैं। जब एक कार्यवाहक, चूंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी, तो उनके जगह उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन इनको पूर्णकालिक राष्ट्रपति बनना था, जिसके कारण इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो वीवी गिरी जो है ये अपने पद से त्यागपत्र देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, याद रखेंगे। फखरुद्दीन, पूरा नाम है इनका फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, इनके बारे में क्या लिखिए, तो ये भी अपने पद पर रहते हुए मर गए थे। और साथ में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति, चूंकि इमरजेंसी के दौरान 1975-76 में राष्ट्रपति थे और उसी दौरान इन्होंने बहुत सारे अध्यादेश जारी किए थे। इसलिए क्या रखना है कि भारत के सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति जो हैं वो फखरुद्दीन है। अगला है रेड्डी, पूरा नाम नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं, इनकी क्या खास बात है, तो ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, निर्विरोध का मतलब हुआ कि इनके एंगेस्ट में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ था। नतीजा यह हुआ कि ये निर्विरोध चुन लिए गए। एक चीज और याद रखिए, क्या अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है तो चुनाव होगा या उनको जीत दे दी जाएगी? तो याद रखिएगा, चुनाव होगा। प्रक्रिया सारी होंगी। जैसे आप मान लीजिए शमशान घाट में किसी को जो है सो फूकने गए हैं, वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति मर जाए तो क्या वहीं पे जला देंगे? बिल्कुल नहीं, उनको घर लाया जाएगा, फिर से इधर राम नाम सत्य है बोलते हुए जाएंगे। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अकेले खड़ा हो या 5 लोगों के बीच में खड़ा हो, उसका जब चुनाव होगा ही होगा। क्लियर है? रेडी हो गए? उसके बाद जैल, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, आपने पीछे पढ़ा था प्रथम सिख राष्ट्रपति। इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह की क्या खास बात है, तो ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ये आपको जेबी विटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद है रामाकृष्णन। इसके बाद है शंकर, शंकर से शंकर दयाल। रामाकृष्णन के बारे में कुछ खास बात नहीं है। शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें जैल, जैल तो हो गया है, शंकर हो गया। नारायण, KR नारायण, नारायण, नारायण से क्या हो जाएगा, KR नारायण। इनके बारे में याद रखिएगा, ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। कलम से हो जाएगा कलाम, पूरा नाम APJ अब्दुल कलाम। इनकी क्या खास बात है, तो ये प्रथम गैर राजनैतिक राष्ट्रपति थे, यानी कि राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं था। प्रथम गैर राजनैतिक राष्ट्रपति ये APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, उसके बाद प्रतिभा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखना है आपको। प्रणव, प्रणव से प्रणव मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी के बारे में भी कुछ स्पेशल बात नहीं है, लेकिन प्रणब मुखर्जी के बारे में याद रखिएगा कि हाल फिलहाल में इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कोविंद, कोविंद यानी रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और एक चीज याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, इसके बाद है आपका मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये वर्तमान टाइम में भारत की क्या है, भारत की राष्ट्रपति हैं। और ये भारत की राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। क्लियर है? अब आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कितने नंबर की राष्ट्रपति है। यह जिम्मेदारी आपकी रही कमेंट करने की। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है वह किससे की जाती है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वर्तमान जो सैलरी है वह 5 लाख रुपया प्रति माह है। ठीक है, इसके अलावा जब ये रिटायर होते हैं तो इनका पेंशन जो होता है वह 9 लाख रुपया प्रति वर्ष होता है। ठीक है, 5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद 9 लाख रुपए प्रति वर्ष इनकी जो है क्या होती है, इनकी पेंशन होती है।
चलिए, आज राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग उपराष्ट्रपति लोकसभा के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।